हाँ जी स्टूडेंट, चेक करो ये वीडियो। हाँ जी हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार ऑडियो वीडियो का देख लो। हाँ जी, करें स्टार्ट। मेरे एंड से ठीक है, अभी मैंने चेक कर लिया। तो आज मेरे एंड से ठीक है, अभी मैंने चेक कर लिया। चलिए ठीक है। तो आज तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सीआरटी की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले आज हम बात करेंगे सीआरटी की। ठीक है, एक ग्रुप में नोट्स मैंने डाल दिए। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लेना। देखिए सीआरटी बेसिकली, आप यहाँ पे देखिए सीआरटी में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं आप समझिए। सीआरटी जो सीआरओ वाला टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है आपके पास, कौन सी मेजरमेंट? इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। इस इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में बेसिकली आपके पास तीन इंपॉर्टेंट सर्किट है। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट की यहाँ बार बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट की। तो एक तो सर्किट यहाँ पर सीआरओ वाला है, सीआरओ वाला टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं, लेजर्स पैटर्न वगैरह पे न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा फिर इसमें एक डिजिटल वोल्टमीटर वाला टॉपिक है। डिजिटल वोल्टमीटर वाला टॉपिक है, वो डिजिट वाला डिजिटल वोल्टमीटर, डीवीएम कहते हैं जिसको इन शॉर्ट। ठीक है, क्यूमीटर वाला है। ठीक है, तो ये कुछ इसमें टॉपिक्स है क्यूमीटर वाला। ठीक है, तो ये है सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का पार्ट। तो यहाँ पर अगर हम सीआरओ को देखें तो सीआरओ की कंस्ट्रक्शन अगर हम समझें तो सीआरओ में एक सीआरटी पार्ट होता है जिसको हार्ट ऑफ सीआरओ भी बोलते हैं। तो सीआरटी का ये पिक्चर आप देख रहे हो ध्यान से, दिस इज अ सीआरटी, राइट। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है सीआरटी की? देखिए कैथोड रे ट्यूब। फुल फॉर्म क्या है सीआरटी का? कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी ट्यूब भी बोलते हैं इसको, सीआरटी ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, राइट। तो ये जो पिक्चर इस टाइम आप देख रहे हो इसमें जो जैसे ये हीटर है, कैथोड है, ग्रिड है, एक्सेलरेटिंग नोड है, फोकसिंग नोड है, हॉरिजॉन्टल प्लेट है, वर्टिकल प्लेट है, इन सब के बारे में यहाँ पर फॉस्फोरस स्क्रीन है। तो ये सब के बारे में मैंने राइट हैंड साइड में आपको नोट्स दे दिए हैं। ये देखिए आप यहाँ से समझिए। जैसे हीटर होता है डियर स्टूडेंट्स, हीटर होता है, इसके अंदर एक कंपोनेंट क्या होता है? हीटर कंपोनेंट होता है। कैथोड पार्ट होता है इसका, एक ग्रिड पार्ट होता है, प्री एक्सेलरेटिंग नोड होता है, फोकसिंग एनोड होता है, एक्सेलरेटिंग नोड होता है। तो ये स्टूडेंट जैसे हीटर होता है तो हीटर का काम क्या है? ये वो वाला पार्ट होता है जो हीटिंग ऑफ कैथोड, जो हमारा कैथोड है जहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसको हीट करने का काम किसका होगा? हीटर का होगा। किसका होगा? हीटर। तो ये है वो आपका ये है वो आपका पार्ट, राइट। दिस इज योर हीटर। दिस जो रेड कलर में शो किया ना, ये आपका हीटर है। लुक हियर, दिस इज योर हीटर। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद कैथोड है डी स्टूडेंट्स, उसके बाद कैथोड है। कैथोड में देखिए कैथोड है ऑन बीइंग सफिशिएंटली हीटेड, जब इलेक्ट्रॉन एमिट होने शुरू हों। कहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं? तो क्वेश्चन आता है पेपर में, इलेक्ट्रॉन कहाँ से एमिट होते हैं? कैथोड से। फिर टू अचीव दिस लेयर ऑफ बेरियम ऑक्साइड, किसकी लेयर होती है इसमें? बेरियम ऑक्साइड की। कहाँ पर? कैथोड के ऊपर कोटिंग होती है किसकी? बेरियम ऑक्साइड की। मटेरियल याद रखना। अब एक इसमें ग्रिड होता है। ग्रिड का काम होता है इलेक्ट्रॉन को
जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं कैथोड से उनको ग्रिड पे नेगेटिव पोटेंशियल रख लेते हैं ताकि वो कंट्रोल हो पाए। द एंटायर स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ, द एंटायर स्ट्रक्चर किसका बना होता है, ग्रिड का निकल का बना होता है। किसका बना होता है, ग्रिड निकल का। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए, ये आपका ग्रिड पार्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी, ये वाला पार्ट ग्रिड का पार्ट है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को ना इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं, जो आपका यहाँ से जहाँ से हीटर हमने स्टार्ट किया और यहाँ तक का पार्ट जो होता है ऑलमोस्ट यहाँ तक का पार्ट, इसको इलेक्ट्रॉन गन वाला पार्ट बोलते हैं। और इसके अंदर कैथोड, ग्रिड, फॉक्सिंग एनोड, एक्सेलरेटिंग एनोड सब आ जाएगा। फिर प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड को कम या ज़्यादा करना बिफोर एंटरिंग द फॉक्सिंग नोड। तो फॉक्सिंग नोड पर पहुंचने से पहले हमें एक ऐसा नोड हम यूज करते हैं, प्री एक्सेलरेटिंग नोड। लुक हियर अगेन पिक्चर में देखिए एक्सेलरेटिंग नोड से पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक फोकस बीम में डाल देंगे, फोकस करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर एक्सेलरेटिंग नोड आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट प्रोसेस चलता रहता है। फाइनली क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अलाइन कर देगी कौन, फॉक्सिंग एनोड। फोकस का मतलब ये होता है एक जगह फोकस हो जाएंगे, और एक्सेलरेटिंग एनोड का काम है इनको अलाइन, एक्सेलरेट कर दें एक इलेक्ट्रॉन बीम की तरह। किसकी तरह, अलाइन कर दे इलेक्ट्रॉन बीम, जो सीआरओ स्क्रीन पर हमें दिखेगी, राइट। इसके अलावा डी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा भी है, देखा जाए तो सीआरओ एक वैक्यूम ट्यूब की तरह काम करता है सीआरटी, और मेन पार्ट ऑफ थ्रू विच, इसे मेन पार्ट है सीआरओ का, इसलिए इसको हार्ट ऑफ सीआरओ भी बोलते हैं। थ्रू विच द फंक्शनलिटी ऑफ सीआरओ इज कैरिड आउट। तो सीआरओ की जो मेन फंक्शनिंग है वो सीआरटी निकालती है, इसलिए समटाइम्स सीआरटी इज कॉल्ड हार्ट ऑफ सीआरओ, हार्ट ऑफ सीआरओ। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, ठीक है। हालांकि प्योर प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। न्यूमेरिकल भी बनते हैं इस एरिया से, तो वो भी हम एक बार देख लेंगे आगे चलकर। एप्लीकेशन ऑफ सीआर टीवी में यूज होता है, मॉनिटर्स में यूज होता है, रडार सिस्टम में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में, ऑसिलोस्कोप में। तो ये डिटेल वर्जन है इसका, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं जो बिग टॉपिक है यहाँ पर। अब तक तो सीआरटी पढ़ रही थी, सीआरटी तो देखो ये वाला पार्ट है, ये दिस इज योर सीआरटी। अब सीआरटी की बात चल रही थी, सीआरटी, ठीक है। जो सीआरटी अब आपने देखा ये वाला पार्ट सीआरटी था, ये वाला पार्ट हमारा सीआरटी था। अब हम इसके साथ कुछ एक्सटर्नल सर्किटरी अरेंजमेंट ऐड करेंगे, तो इसके बाद हम क्या क्या बना देंगे, इसको सीआरओ बनाएंगे। तो सीआरओ क्या होगा भाई, देखिए ध्यान से। अब सीआरओ में कुछ अलग से सर्किटरी आ जाएगी। एक तो वर्टिकल एम्पलीफायर होगा और एक हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होगा। दो एम्पलीफायर इसमें लगे होते हैं। वर्टिकल एम्पलीफायर का मतलब जहां पर इनपुट सप्लाई हम लगाते हैं वो आपका वर्टिकल एम्पलीफायर होता है। उसके बाद यहाँ पर यहीं से ट्रिगर सर्किट आता है, जहां जो सिग्नल को एक अलग से टाइम बेस्ड जनरेटिंग सिग्नल यहाँ से हम डेवलप करते हैं, और वो हम डालते हैं किसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के ऊपर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है और जो वर्टिकल एम्पलीफायर है, अब हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के आउटपुट को डिले लाइन के थ्रू कहाँ डालते हैं, वर्टिकल प्लेट पे। वर्टिकल एम्पलीफायर कहाँ जाएगी, वर्टिकल प्लेट पे। और हॉरिजॉन्टल की जो आउट इनपुट है वो कहाँ पर जाएगी, हॉरिजॉन्टल प्लेट पे। तो इसका मतलब सीआरओ में दो प्लेट होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट। तो दो प्लेट हो गई, दो सिग्नल हो गए। तो ये आपकी प्लेट दिख रही है आपको, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट्स है जहाँ से हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से सिग्नल आया है, और ये आपकी वर्टिकल प्लेट्स हैं जहाँ पर वर्टिकल एम्पलीफायर से सिग्नल आया है, ठीक है। यहाँ पर एक पावर सप्लाई कनेक्टेड है, ठीक है। बाकी सब ये स्क्रीन वाला पार्ट है, ठीक है। ये तो ये सब चीजें किसमें लगी हुई है, सीआरओ में। तो यहाँ पर मैं सारी चीजें वो लिख दी हैं। तो अब तक तो क्या था, एक पूरा अरेंजमेंट हमने अलग से पढ़ा था। तो उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, सीआरटी अरेंजमेंट। सीआरटी को क्या कहा था मैंने, ह्यूमन बॉडी से अगर कोई पूछे, ह्यूमन बॉडी से मिलता जुलता पार्ट अगर कोई बताना हो जो सीआरटी से मैच खाता है, वो कौन सा होता है, हार्ट। क्या होता है, हार्ट, HEART। ठीक है जी, हार्ट होता है। तो यहाँ पर फिर कुछ मैंने अलग बता दिया आपको, वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन, ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। तो ये सारी चीजें जो अरेंजमेंट में सपोर्ट करती हैं किसको, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए किसके अंदर, सीआरओ के अंदर। डियर स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फिर सीआरओ से हम, ये जो सीआरओ है हमारा, इट प्रोड्यूस बोथ हाई एंड लो वोल्टेज, राइट। ये तो पावर सप्लाई की बात है। सीआरओ के अंदर, तो सीआरओ हमारी मेजरमेंट ऑफ एसी वोल्टेज के काम आता है, बिल्कुल सही। फिर उसके अलावा सीआरओ हमारी फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के काम भी आएगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इस फॉर्मूले पे तो क्वेश्चन आता है भाई पेपर में।
ये वाला फॉर्मूला है, गोल्डन फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो नोट्स में, ठीक है। फिर फेज एंगल की मेजरमेंट भी होते सीआरओ के थ्रू, ठीक है। ये जो तीन मैंने लिखे हैं, ये और ये, सीधा सीधा ये स्ट्रेट लाइन, सर्कल या फिर एक्लिप्स, स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधा सीधा मान के चलो, सीधा सीधा एक एमसीक्यू बनेगा यहाँ से। क्या बनेगा? एमसीक्यू एग्जाम के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, यहाँ पर बनता है, जो वो लिजियस पैटर्न बनाता है सीआरओ, वो क्या मेजर करता है? तो अभी मैंने बोला सीआरओ, वैसे तो मैंने बोला वोल्टेज भी, लेकिन जो लिजियस पैटर्न है वो वोल्टेज मेजर नहीं करता, वो फ्रीक्वेंसी मेजर करता है और फेज शिफ्ट मेजर करता है। जैसे यहाँ लिखा भी है, ये सारे फेज हैं, ये सारे फेज दिख रहे होंगे आपको, और ऊपर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट बताई होगी मैंने। लिजियस मेथड से हम, ये वाला मेथड लिजियस मेथड, जिससे हम फेज एंगल मेजर करते हैं और फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। तो इसका आंसर ना, ये पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है कि लिजियस पैटर्न क्या मेजर करता है, ये एमसीक्यू दिख रहा होगा आपको, लिजियस पैटर्न इज यूज टू मेजर, तो इसका आंसर बनेगा फ्रीक्वेंसी मेजर करता है और फेज शिफ्ट मेजर करता है। तो ये ऑप्शन में भी लिखा, ऑप्शन 2 इसका आंसर है, फ्रीक्वेंसी और फेज शिफ्ट। आई होप यू गॉट द पॉइंट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्लियर है जी? यहां तक कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी हो तो बताइए। हाँ जी। ठीक है जी। नाउ तो मुझे थोड़ी सा ऑडियो वगैरह ठीक आ रही है, शायद वीडियो शो नहीं हो रही होगी, लेकिन मैनेज कर लेना थोड़ा सा, मैं कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दूंगा अभी। अच्छा ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आया पेपर में, ये वाला कि अगर राइज टाइम ऑफ सिग्नल अप्लाइड टू सीआरओ इज 0.5 माइक्रोसेकेंड, फाइंड द बैंडविड्थ, फाइंड द बैंडविड्थ, फाइंड द बैंडविड्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से इसको कैसे करेंगे? फाइंड द बैंडविड्थ, तो फाइंड द बैंडविड्थ इस पे कैसे करेंगे चीजें? तो एक फॉर्मूला नोट कर लो इसके लिए। देखिए, राइज टाइम ऑफ सीआरओ इज ऑलवेज इक्वल टू, फॉर्मूला नोट करेंगे यहाँ पर, 0.35 डिवाइड बाई बैंडविड्थ। अब आप कहेंगे राइज टाइम क्या होता है? किसी सिग्नल का कि कोई भी एम्पलीफायर या कोई भी डिवाइस है जिसकी राइज टाइम जितना कम होगा उतना बेटर होता है। अगर किसी सिस्टम का राइज टाइम 0 है, तो उसका मतलब वो 0 टाइम में आउटपुट को जनरेट कर देता है, राइट। तो राइज टाइम जितना ज्यादा होगा उतना वो सिस्टम स्लो हो जाएगा, ठीक है। राइज टाइम से हम ये बात समझ रहे हैं। तो मतलब बेस्ट राइज टाइम कौन सा एम्पलीफायर होता है जिसका आइडियल राइज टाइम कितना हो? 0, क्या हो? तो 0 सेकेंड हो। मतलब क्योंकि अगर किसी सिस्टम को आपने इनपुट दी और आउटपुट देने में वो 10 सेकंड लगा रहा है, एक घंटा लगा रहा है, इट मीन्स वो सिस्टम स्लो है। 0 सेकंड में अगर कोई कर दे वो आइडियल, लेकिन पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम कहेंगे राइज टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू 0 सेकंड वी रिक्वायर। तो ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे बेस ये क्वेश्चन है। तो इस सिग्नल में हमें क्या निकालने? बैंडविड्थ। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें बैंडविड्थ निकालिए तो नया मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या बनेगा? इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दो आप, यस और नो। तो 0.35 डिवाइड बाई, ये बैंडविड्थ में सर्किट थ्योरी में बताऊंगा, बताया भी हो कुछ बच्चों ने क्लास लगाई, राइज टाइम, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब 0.35 का 35, अब राइज टाइम कितना दे रखा है? 0.5 माइक्रो सेकेंड। 0.5 माइक्रो होता है 10⁻⁻6, ठीक है। ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, 10⁻+6 बन जाएगा, और यहां से 5 से ये कट जाएगा तो 0.07 ये आ जाएगा। तो 0.07, अच्छा 10⁻6 गया ना ऊपर, मेगा हो गया। मेगा मेगा होता है 10⁻+6, तो आंसर 10, नहीं ये लिखा, 0.07 वाला नीचे वाला आंसर, ये वाला, ये आंसर 0.007 है ना, ये लिखा तो है।
मेगाहर्ट्ज क्या बन गया, 10⁻+6 को बोलते हैं मेगा, 10⁻+6 को बोलते हैं मेगा, और 10⁻⁻6 को बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं, ये बात याद रखना। 10⁻³ को बोलते हैं मिली, और 10⁻+3 को बोलते हैं किलो, किलो। 10⁻9 गीगा, 10⁻⁻9 नैनो। चलिए ये आंसर मैंने वैसे कर दिया। ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई है। 0.7 आ रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या कहीं, कहाँ पे गड़बड़ हुई है। पॉइंट क्या थे इसकी, ये बैंडविड्थ 0.5 है ना, कट ठीक नहीं हुआ यार, दोबारा देखना, स्क्रॉल करना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। 0.35 है ना, प्राइस टाइम था 0.5 है ना, ठीक तो है, 0.7 ही तो आएगा यार। ये है ना, 10⁻⁻6 ऊपर जाके 10⁻+6, इसका तो कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। ये बनेगा 35/100, और वो बनेगा 5/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, एक जीरो से एक कट गया, 5 7 7/10 आएगा, 7/10। सॉरी स्टूडेंट्स, ध्यान नहीं दिया, 7/10 मैंने डायरेक्ट कर लिया, मुझे लगा कि जीरो ज्यादा आनी चाहिए थी, 0 पॉइंट, बस 0.7 आ जाएगा, 0.7, थोड़ा करेक्शन कर लेना इसको, ठीक है, ठीक है। चलिए एनी हाउ 0.7 ठीक है, ऑप्शन 2 है फिर तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन 2। तो ये डिटेल सोल्यूशन है डियर स्टूडेंट्स, राइस टाइम क्या होता है, बैंडविड्थ क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ना, याद रखना ये बात, सीआरओ के अंदर बैंडविड्थ लेस देन 1 गीगाहर्ट्ज होती है। तो ये फॉर्मूला देखो, अभी आप कहेंगे सर ये तो नया फॉर्मूला लिखा हुआ आपने तो नहीं बताया सर, नहीं, अरे सुनिए, देखिए वही फॉर्मूला है, ये देखिए राइस टाइम, अगर मैं बैंडविड्थ को यहाँ से हटाऊँ तो बैंडविड्थ तो नीचे ही आएगा ना, तो ये तो फॉर्मूला बना, राइस टाइम इक्वल टू 0.35 डिवाइड बाई बैंडविड्थ, ये तो फॉर्मूला बना। तो ये फॉर्मूले को एक बार आप देख लेंगे, यहाँ से हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन, 0.7 आएगा, परफेक्ट है, ठीक है जी। कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी तो बता दीजिए। स्टिल एनी डाउट एंड डिफिकल्टी। हाँ जी, ठीक है जी, किसी को कोई डाउट हो पूछ सकते हो। हाँ जी, 0.7 आएगा, 0.07 आएगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना कई चीज़ें और भी आएंगी, जो आपका ये सीआरओ वाला टॉपिक है, मैंने सीआरओ में कई चीज़ें अब तक डिस्कस की, ठीक है। अब और भी पॉइंट है इसके अंदर, और भी पॉइंट है, तो बीच बीच में हम चीज़ों को समझना हमें अच्छे से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीआरओ से डिजिटल वोल्टमीटर, सीआरओ से क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा पेपर में इसका क्वेश्चन को, ठीक है। इसलिए आप भी प्रिपेयर रहें कि सीआरओ पढ़कर जाना है, सीआरओ पढ़ के जाना है। कितनी प्लेट होती है सीआरओ में, 2 प्लेट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, क्लियर है जी।
तो सीआरओ के अंदर एक फॉर्मूला अभी भी डिस्कस हुआ, सीआरओ के अंदर एक फॉर्मूला डिस्कस हुआ, वो फॉर्मूला क्या था? हाँ जी, वो फॉर्मूला क्या था डियर स्टूडेंट्स? आपका राइज टाइम इस पे था, राइज टाइम फ्रीक्वेंसी, सॉरी राइज टाइम और बैंडविड्थ के ऊपर, राइज टाइम और बैंडविड्थ के ऊपर, ठीक है। अब स्टूडेंट जैसे कुछ क्वेश्चन है सीआरओ के अंदर, मैं आपको अभी डिस्कस भी करूंगा, लेकिन जो मैंने आपको टेंडेंसी वाले कॉन्सेप्ट बताए थे उन पे भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। एक सेकंड रुकिए। तो ये तो हो गया हमारा। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला पे फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट की मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको ना, ये वाला लिस्ट मेथड कराता हूँ, ठीक है, लिस्ट मेथड कराता हूँ। ये फॉर्मूला नोट के लिए, हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी डिवाइड बाय वर्टिकल टेंजेंसी इक्वल होती है एफ वाई अपॉन एफ एक्स के। अब ये क्या चीज़ है, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, इस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन में यही कराया था इसका, ताकि हमें ये देखने में आसानी भी रहे। अब मैं क्या करना हूँ यहाँ पर, एक सेकंड में, ठीक है जी। तो यहाँ पर ना ये स्टूडेंट्स, मैं कंसेप्ट सिखाता हूँ आपको। अब हेडिंग बना लो, हेडिंग बना लो, फोर क्लोज्ड, फोर क्लोज्ड लिस्जस पैटर्न, लिस्जस पैटर्न फॉर क्लोज लिस्जस PATTERN, फोर क्लोज लिस्जस पैटर्न। स्पेलिंग ठीक से नहीं लिखी ना, आपको ऐसा ना हो पता ना चले बाद में। LISSAG, आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। AGOUS, लिस्जस OI पैटर्न। तो मैंने क्लोज लूप फिगर दिखा रहा हूँ इस टाइम आपको, PATTERN। डियर स्टूडेंट ध्यान से समझना, क्लोज लूप लिस्जस पैटर्न पे मैं सिखा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। क्या सिखा रहा हूँ? फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट करना सिखा रहा हूँ। इसकी मेजरमेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट ये कहता है कि हमने निकालनी है एफ वाई अपॉन इसकी वैल्यू, ये वाली हम निकाल लेंगे, ये वाली वैल्यू हमें पेपर में ही पूछेगा, एफ वाई बाई एफ एक्स। तो मैं लिख लेता हूँ नीचे, एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स, ये पूछेगा हमसे, ठीक है, इक्वल टू। अब एफ वाई यहां पर ऊपर क्या लिखना है हमें? नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज का मतलब बहुत सारी, कितनी हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज आई हैं। तो आप मुझे बताइए हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं? ये लाइन जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और ये लाइन जो होती है वर्टिकल लाइन होती है, ये तो सब समझते होंगे। अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं, यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो क्या हो गया, वो मूव कर गया क्या कहीं? एक सेकंड सुन, क्या हो गया भाई?
एक सेकेंड स्टूडेंट, 2 मिनट दो मुझे। कौन सी गई है फाइल यार? वो फाइल कहाँ गई भाई? अभी तो यही थी। एक सेकेंड, इसमें से फाइल डिलीट हुई है ना? कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन तो करा दूंगा, टेंशन ना लो। फाइल कौन सी फाइल है? क्या हो गया इसमें? कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फाइल मैंने डिलीट का बटन दब गया मेरे हाथ से ना, मुझे लगता है। कोई नहीं, इस पेज पे ले लेंगे, फिर क्या ही दिक्कत है। ठीक है, अब हमने क्या निकालनी है? हमें एफ वाई अपॉन एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एफ वाई अपॉन एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल टेंडेंसी कितनी है। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल, देखो यहाँ लाइन लगाओ, यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल टेंडेंसी। ये देखो कि एक टाइम में कितनी कितनी ज्यादा टच कर रहा है। टेंडेंसी होते हैं टेंजेंट, एक बार में कितना टच कर रहा है। आप कहीं पर भी लाइन लगा रहे हो, कहीं पर भी लाइन लगा रहे हो, तो एक बार में एक बार टच कर रहा है किसको? सर्कल को। एक बार यहां पर भी एक बार टच कर रहा है, यहां पर भी एक बार टच कर रहा है, इसलिए जो हॉरिजॉन्टल टेंडेंसी है वो 1 आएगी। अब वर्टिकल टेंडेंसी देखते हैं, कितने सर्कल को टच कर रहा है वर्टिकल में। तो एक तो यहां पर लाइन ड्रॉ करूंगा, एक लाइन इसको टच कर गया, एक दूसरे सर्कल को टच कर रहा है, तो वर्टिकली कितने सर्कल को टच किया इसने? 2 को। तो 2 टेंडेंसी आ गई। कितनी आ गई? समझ में आया? तो यहां से एफ वाई बाई एक्स, एफ एक्स की वैल्यू आ गई 1/2। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन देके देखता हूँ आपको, रुको एक सेकेंड। अब बताओ, अब एफ वाई अपॉन एफ एक्स देखते हैं कितनी आएगी। एफ वाई अपॉन एफ एक्स, तो देखो अब हॉरिजॉन्टल टेंडेंसी एक तो ये वाली आ रही है, एक ये वाली आ रही है, तो हॉरिजॉन्टल में कितनी टेंडेंसी होगी? 2। वर्टिकली एक टाइम में एक, या तो ये आ रही है या ये आ रही है, तो कोई ये काउंट करेंगे हम, क्योंकि दोनों सेम है ना। तो हॉरिजॉन्टल में तो 2 सर्कल को टच कर रही है ना, 2 सर्कल को, लेकिन अभी एट ए टाइम एक सर्कल को टच कर रही है, तो आंसर आएगा 1। तो एफ आई अपॉन एफ एक्स की वैल्यू 2/1 आ जाएगी। तो इस तरह से हम आगे चलकर प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की, जो सीआरओ के अंदर एफ आई अपॉन एफ एक्स वाले कॉन्सेप्ट है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी हो तो बताइए। आज सीआरओ शुरू किया है, अब सीआर एक क्लास और होगी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं। ठीक है, इसके बाद ये कंक्लूड हो जाएगा। और ऑलरेडी मैं बता दूं कि इसके अंदर बहुत कुछ जो चीज़ें हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ये सारी फाइल्स आपके पास हैं, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से आपको दिखा दूं तो किस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने ये स्टार्ट की क्लास। तो आज फाइनली एक फास्ट रिवीजन देखिए, आप क्या क्या क्वेश्चन पढ़ने हैं, आपको क्या क्या क्वेश्चन पढ़ने चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, किस तरह से या रिवीजन करनी है। देखिए, मैं सबसे बात इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा कहूंगा कि आपको एरर्स के बारे में जरूर देखना है कि हाउ मच टाइप ऑफ एरर्स। तो एरर 3 टाइप के होते हैं, देख लीजिए एक बार एरर। ठीक है जी, उसके बाद सिस्टमैटिक एरर होते हैं, ये फिर 3 टाइप के होते हैं। सिस्टमैटिक में इंस्ट्रूमेंट, एनवायरमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन पे क्वेश्चन आते हैं। पैरेलक्स एरर किस कैटेगरी में है, राइट। उसके बाद ओके, तो इसके बाद हमारे ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो ना, ये इंस्ट्रूमेंट, मतलब ऑल ओवर इंडिया जो भी आप टेक्निकल इलेक्ट्रिकल का जेई एग्जाम देख रहे हो, तो उसमें जाने से पहले अगर आप ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रूमेंट, फास्ट ट्रैक रिवीजन, इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एब्सोल्यूट, सेकेंडरी। और ये ग्राफ आपका अनलॉक और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहा है। ये वो एरिया डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, जिससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, ये वाला एरिया अलग तरह से। और एक क्वेश्चन फिर ब्रिज वाले एरिया से बनता है, नल डिफ्लेक्शन, पोटेंशियोमीटर वगैरह जो होते हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट्स के डिफ्लेक्शन, नल टाइप के डिफ्लेक्शन एग्जांपल वगैरह हैं। तो आगे चलकर इन पे मैंने कहा इंपॉर्टेंट है तो है ये, तो फिर इस पे थोड़ा सा देखिए आप।
ये देखिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। फिर ये तीन वो इंपॉर्टेंट टॉर्क है जिसपे क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में क्वेश्चन पूछता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, टीडी कंट्रोलिंग टॉर्क, टीसी और डैम्पिंग टॉर्क। इनको कंट्रोल करने के लिए और अलग से चीजें कौन कौन सी यूज होती हैं, हाउ दे आर यूज टुगेदर, एक बार जरूर देखना होगा, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस मेरी क्लासेस सारी देखनी है आपने, ताकि ये पूरा डिटेल में चैप्टर समझ में आपको आए। और जो आपका ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन आए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क के दो मेथड है, स्प्रिंग और ग्रेविटी। मोस्ट ऑफ द केसेस में कौन सा ज्यादा यूज होता है, तो ये ऑलरेडी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। देखिए मैंने आपको डिफरेंस भी करवा रखे हैं अलग से, तो जो भी पीडीएफ पढ़ेगा और नोट्स उसकी फॉर्म में बना लेगा, उसको स्प्रिंग कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल के एग्जांपल दिख रहे होंगे आपको, और उसको वीडियो को 3-4 बार सुन लेगा तो ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पीएमएमसी, मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें सब स्प्रिंग कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग, आपकी फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, कौन सी कब कहाँ यूज होती है सिचुएशन के हिसाब से, सब यहाँ पर। अगर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल है, पीएमएमसी के बारे में, मूविंग आयरन के बारे में, ये सब डिटेल यहाँ पर गिवन है। ठीक है जी। तो ये अलग से टेबल जिससे डायरेक्ट एमसीक्यू आता है, पूछता है पेपर में पीएमएमसी किस पे क्या मेजर करता है, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कौन से स्केल होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है इस पे। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मूविंग आयरन से प्रिंसिपल पूछ लेगा, सुटेबल फॉर, या फिर स्केल का इसके बारे में, डायनामोमीटर, इलेक्ट्रोडायनामिक इंस्ट्रूमेंट, प्रिंसिपल होता है एसीडीसी बोथ लीनियर। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, डीसी। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फिर और इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ये सारा कुछ डिटेल में डाल दिया। ठीक है जी। इसके बाद आपको थर्मोकपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में आता है सीबैक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। और एक टेबल ये इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनको लग रहा है कि एग्जाम से पहले कुछ ऐसे टेबल हो जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट एक बार में पढ़ लूँ मैं, तो ये देखिए यहाँ से इस पीडीएफ से आप पढ़ पाओगे। कौन कौन सी हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोडायनामिक, इंडक्शन इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं और क्या क्या वो मेजर करते हैं, एसी डीसी एसी ओनली, सब के बारे में यहाँ डिटेल में इन्फॉर्मेशन टेबुलर चार्ट में गिवन है। आप इसको पढ़ लेंगे तो बेनिफिट आपके लिए बहुत होने वाला है। ठीक है जी। तो ये कंस्ट्रक्शन है पीएमएमसी के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अगर पीएमएमसी से अगर मेजर करें साइनसोइडल वैल्यू जिसको 2 एम्पियर की है, तो ऑब्वियसली पीएमएमसी एसी को मेजर नहीं करता, और एसी के लिए अगर डीसी वैल्यू 0 होता है, एक कंप्लीट साइकिल का अगर चेक करें तो आंसर क्या होगा, पीएमएमसी ऑलवेज मेजर 0 वैल्यू, ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टूडेंट यहाँ पर पीएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है, हाउ कैन वी अवॉइड पैरेलक्स एरर्स ड्यूरिंग द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट बाय सीइंग स्ट्रेट ऑन, नीडल के ऊपर बिल्कुल आकर उसको नीडल को मेजर करना होगा, अदरवाइज पैरेलक्स पैरेलक्स एरर आ जाएगा और वो दूर हो जाएगा अगर हम इस तरीके से करेंगे। विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेजर डीसी ओनली, पीएमएमसी इसका आंसर है, बाकी डायनामोमीटर, शेडेड पोल, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इसका आंसर नहीं हो सकते। ये पीएमएमसी, डायनामोमीटर, शेडेड पोल के बारे में सारी एक एक लाइन है जिससे पूरे एक चांस है क्वेश्चन बनने की इस एरिया से। ठीक है, अगर ये पढ़ लोगे तो बहुत बेटर आपके लिए रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कम से कम 10 पेज रिवाइज करवाया था। ठीक है, आगे आ जाओ। 9 पेज पे क्या है, अच्छा ये प्रिंसिपल है, ये तो ऑलरेडी बता दिया किस किस का क्या क्या प्रिंसिपल है। ठीक है, और लास्ट पेज में क्या है, अच्छा भाई ये काम करेंगे, एमीटर को जब सीडीआर रूल आपको आता है ना, सीडीआर रूल क्या है, वीडीआर रूल है, वो पढ़ लेना, उसके बाद ही पता चलेगा आपको। ये वो वाला टॉपिक चल रहा है भाई जिसमें शंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं उसके पैरेलल में, और वोल्टमीटर के सीरीज में, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये कुछ एमसीक्यू हैं जो आगे चलकर आपको मैं जब रिवीजन करवाऊंगा ना पार्ट 2 में, तो वहां देख लेंगे। अभी पार्ट 1 रिवीजन करवा दिया आपको, एक बार 5-10 मिनट में देख लिया होगा आपने, टॉपिक भी देख लिया, सीआरओ पढ़ लिया, रिवीजन कर ली। यही है, डेली आप आइए क्लास में और सेशन लगाइए, और डेफिनेटली आप इस हर सब्जेक्ट के इलेक्ट्रिकल को एक बहुत अच्छे लेवल पर ले जाएंगे अपने। ठीक है, और कोई भी एग्जाम नहीं बचेगा आपको, मैं बता ही रहा हूँ कि नहीं है ऐसा इंडिया में, मतलब कोई ऐसा एग्जाम जो इस कंटेंट से बाहर आपको क्वेश्चन दे। ठीक है, चलिए।